Good afternoon, everybody. So these are the question from SSC, JEE, IES और गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मतलब थोड़े बहुत डिफिकल्ट हैं या जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो मैंने उठाए हैं। और दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यूपीपीसीएल, जेई एज वेल एज राजस्थान जेई और एनी अदर स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम विच इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. So the question is like this. This question as came in SSC JEE in I think 2018 year. So this is the question: what will be the value of critical current in ampere through a wire that has a diameter of itna at 10K if the critical temperature of the material is itna and magnetic field strength is itna. तो इसके लिए क्या होता है कि एक बहुत ही जो है अच्छा, मतलब ये आप फॉर्मूला पहले पढ़े होंगे. ये इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है. एस टी इज इक्वल्स टू, किसी भी टेम्परेचर पे अगर तुम्हें निकालना है, किसी भी टेम्परेचर पे अगर तुम्हें टी टेम्परेचर पे तुम्हें वो निकालना है, किसी भी एच फील्ड एच निकालना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये एच नॉट वन माइनस टी अपॉन टी सी. ठीक है. तो यश क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे तुम्हें निकालना है, जैसे कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है. और दूसरा जो दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है क्रिटिकल टेम्परेचर पे, उसको यहाँ पे तुम वो लिखोगे. ठीक है. और जो टी लिखोगे वो गिवन टेम्परेचर लिखोगे, व्हाट इज दैट, मतलब किस टेम्परेचर पे हमें निकालना है. इस टेम्परेचर पे निकालना है तो यहाँ पर 10K लिखोगे. ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर. दिस वाज अ वेरी यूनिक क्वेश्चन, मतलब एक ही बार आया, ये शायद 2018 एसएससी जेई में आया. सो दिस इज द क्वेश्चन. सो क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा ये, टीसी इज नथिंग बट द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर. और इस टेम्परेचर पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दिया होगा उसको हम कहेंगे एच नॉट. ठीक. और टी जो होगा जिसपे हमको टी जो वो टेम्परेचर को जिसमें हमको ये एच वेक्टर निकालना है. ठीक है. सो यहाँ से तुम क्या करोगे, जस्सी की वैल्यू लेके आओगे जो कि आएगा 15 इंटू 10 का स्क्वायर एम्पियर पर मीटर. ठीक है. अब ये पूछ क्या रहा है, क्रिटिकल करंट पूछ रहा है ना. तो अब क्या करोगे, ये एम्पियर्स लॉ के द्वारा अगर आप ये पढ़ोगे तो एम्पियर्स लॉ में दिया जाता है कि इंटीग्रल एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई. सो आई विल बी इक्वल टू, आई विल बी मतलब कि एस सी इंटू टू पाई आर, मतलब एक सर्कुलर पाथ कंसिडर करना है इसमें. थ्रू अ वायर डायमीटर दिया तो मतलब ऑब्वियस बात है वो सर्कल पाथ होगा, तो उसका तुम पूरा जब वो करोगे तो उसका 2 पाई आर आएगा ना, टोटल लेंथ सरकमफरेंस जो आएगा उसका 2 पाई आर आएगा. सो आई सी इक्वल टू एस इंटू 2 पाई आर. सो आई सी विल बी इक्वल एस सी, एस सी मतलब कि जो भी एस सी आप यहाँ से निकाले हैं. ठीक. एस सी इंटू 2 पाई आर. ठीक. तो यहाँ से आई सी जो आएगा वो ये आएगा 18.84 एम्पियर के बराबर. सो सो दिस इज द क्वेश्चन. सो आई राइट आंसर इज ए. दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड. ठीक. तो ये दो कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं. एस सी इज इक्वल टू एच नॉट ये, और दूसरा ये इनका एच डॉट डी एल इक्वल टू आई. ठीक है. और ये बात ध्यान देना है कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है और ये इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एच नॉट जो दिया हुआ है वो ये जिस पे हमको निकालना है और ये जो हम निकालना चाहते हैं. ठीक है. सो दिस वाज द क्वेश्चन फॉर, इट्स ए गुड क्वेश्चन. ठीक. ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. ये शायद गेट या आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन, और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब मोस्टली पूछा जाता है एसएससी जेई वगैरह में तो आने के चांस रहता है इसका, कि 3 जनरेटर आर फीडिंग अ लोड ऑफ 100 मेगावाट. द रेगुलेशन ऑफ G1, G2 एंड G3 आर 2, 4 एंड 3% रेस्पेक्टिवली. सो अगर लोड डिमांड इंक्रीज करता है तो क्या होगा. तो सबसे पहले इसका जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि जो पावर शेयरिंग कैपेबिलिटी होती है, जैसे कि 3 जनरेटर है तुम्हारे पास, एस जे अगर है, जैसे एस जे मान लो, जे इज दैट जनरेटर 1, 2, 3. ठीक है. तो एस जे इज इक्वल्स टू, एस जे इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेगुलेशन, मतलब कि जिसका रेगुलेशन सबसे कम होगा, जिसका रेगुलेशन सबसे कम होगा उसकी पावर शेयरिंग जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी. पावर शेयरिंग उसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी. किसका, जिसका रेगुलेशन सबसे कम होगा. ठीक है. अब इस ध्यान से क्वेश्चन समझें कि अगर जैसे लिया हुआ है रेगुलेशन ऑफ G1 2%, G2 4% और G3 3%. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो G1 का रेगुलेशन है वो 2% है ना, और G2 का कितना है 4%, और इसका कितना है 3%. तो इन तीनों में अगर तुम कंपेयर करो, रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन इज डिफाइंड एज डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा पी ना, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा पी. मतलब जो भी जैसे अभी क्वेश्चन दिया है, इफ देयर इज इंक्रीज इन लोड डिमांड, तो लोड डिमांड में इंक्रीज होता है, डेल्टा एफ मतलब कि लोड डिमांड के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आ रहा है उसी को हम कहते हैं रेगुलेशन. तो वही दिया हुआ है रेगुलेशन. अब ध्यान समझें, ये G2 का जो है वो 4% है और G3 का जो है 3% है. अब इसका लोवेस्ट रेगुलेशन है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा लोड शेयर कर रहा होगा. ठीक. उसके बाद ये 3%, इसका 3% है, उसके बाद ये कर रहा होगा, और इसके बाद फिर ये कर रहा होगा. मतलब सबसे ज्यादा लोड शेयरिंग जो हो रही होगी वो इसके द्वारा हो रही होगी, फिर इसके द्वारा हो रही होगी, और फिर इसके द्वारा हो रही होगी. मतलब कि अगर जैसे सपोज करो कि ये इतना लोड है, इतना मेगावाट का लोड जो है वो है. ठीक है.
तो अगर लोड शेयरिंग हो रही होगी तो सबसे ज़्यादा जो कर रहा होगा वो ये शेयर कर रहा होगा, G1 फिर G3 और फिर G2, ठीक। और इसी तरह के अगर अगर कोई भी लोड डिमांड इंक्रीज होता है, अगर लोड डिमांड इंक्रीज होता है तो लोड डिमांड इंक्रीज होने की वजह से जो सबसे पहले रिएक्ट करेगा वो कौन रिएक्ट करेगा, जिसका रेगुलेशन सबसे कम होगा। जिसका रेगुलेशन सबसे कम होगा वही सबसे ज़्यादा पावर ट्रांसफर, सबसे ज़्यादा पावर देगा अपने पास से। और दूसरा जिसका सबसे कम होगा, सबसे कम होगा वही सबसे ज़्यादा पावर देगा। और लोड डिमांड अगर इंक्रीज करता है तब भी वो वही पावर ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो आप ध्यान समझिए, इस ऑप्शन को ध्यान समझिए कि G2 विल शेयर मोर पावर देन G3, ये ऑप्शन गलत है। गलत क्यों है आप पहले आपको बताइए। गलत इसलिए है क्योंकि इसका वजह यह है कि G3 का जो G3 का रेगुलेशन है, जो G3 का रेगुलेशन है वो कितना परसेंट है, 3% है ना। और G2 का कितना है, G2 का 4% है। तो भाई अगर G3 का रेगुलेशन कम है तो इसका मतलब ये ज़्यादा पावर शेयर करेगा, ज़्यादा पावर शेयर करेगा। कब, जब रेगुलेशन कम है, ठीक। अब तो मतलब G3 जो है वो ज़्यादा पावर शेयर करेगा विद रिस्पेक्ट टू G2, लेकिन दिया क्या है, G2 विल शेयर मोर पावर, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा, ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर बी कि G1 विल शेयर मोर पावर कंपेयर टू G2। अब इसको ये भी समझ लेते हैं कि भाई G1 का जो रेगुलेशन है वो 2% है ना, और G2 का जो रेगुलेशन है वो 4% है। तो जिसका रेगुलेशन सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा पावर शेयर करेगा, ठीक है। तो भाई G1 का कम है तो ये ज़्यादा पावर शेयर करेगा, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक। फिर आता है ऑल जनरेटर भी शेयर इक्वल पावर, ये एकदम गलत ऑप्शन होगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि ये रेगुलेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर तीनों का रेगुलेशन सेम हो जाए तब तो सब इक्वल पावर शेयर करेंगे, लेकिन अलग अलग है तो इसलिए सेम पावर शेयर नहीं करेंगे। फिर आता है G3 विल शेयर मोर पावर कंपेयर टू G2, इसका भी कोई चांस नहीं है। क्यों कोई चांस नहीं है, क्योंकि G1 का जो रेगुलेशन भाई दिया है वो 2% दिया है ना, और G3 का जो रेगुलेशन दिया है वो कितना परसेंट दिया है, वो 3% दिया है। तो जिसका रेगुलेशन सबसे कम वो सबसे ज्यादा लोड शेयर करेगा, तो G1 ज्यादा लोड शेयर करेगा G3 से, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन गलत होगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आपको सिंपल याद कर रखना है, कल को तुमसे अगर ये पूछता कि भाई 0% रेगुलेशन है, तो भाई 0% रेगुलेशन तो पूरा लोड वही शेयर करेगा, मतलब वो एक तरह से वो ओवरलोड कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कोशिश क्या किया जाता है कि तीनों जो भी जनरेटर आप पैरेलल में लगा रहे हैं तीनों के रेगुलेशन जो है ऑलमोस्ट सेम ही हो, इसलिए सेम हो ताकि अगर जैसे कि अगर तुम 0% कर दिए, ठीक है, अब वो 50 मेगावाट का जनरेटर है ना, और 100 मेगावाट जो है उसको मतलब लोड है, तो अभी क्या करेगा, ये पूरा एक तरह से ये ओवरलोड हो जाएगा। जो जनरेटर है ये 50, इसकी कैपेबिलिटी 50 मेगावाट देने की है, लेकिन तुम 100 मेगावाट उसका जीरो रेगुलेशन कर दियो और 100 मेगावाट उसे ट्रांसफर करा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश क्या करते हैं कि जब भी जनरेटर लगाएं हमेशा तीनों को बराबर हो, ठीक है। तो क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या रखेगा, क्या याद रखना है कि जिसका रेगुलेशन सबसे कम वो सबसे ज्यादा लोड शेयर करेगा, ठीक है। सो दिस इज द कंटेंट, सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि मतलब आमतौर पे ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा उसमें मिलते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर के केसेस में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डीसी में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये शायद एसएससी जी या फिर आईएएस का क्वेश्चन था कि मोटर रनिंग एट 2000 आरपीएम हैज अ हिस्टैरिसीस लॉस ऑफ 500 वाट एंड एडी करंट लॉस ऑफ 200 वाट। द फ्लक्स इज मेंटेन कांस्टेंट बट स्पीड इज रिड्यूस टू 1000 आरपीएम। एट रिड्यूस स्पीड द टोटल आयरन लॉस इज व्हाट। तो देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप एकदम अच्छे तरीके से याद रखें, जब भी बी वाई, देखो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स कांस्टेंट मतलब बी वाई एफ रेशियो को कांस्टेंट किया गया। तो एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी बी वाई एफ रेशियो हमारा कांस्टेंट होता है, जब भी बी वाई एफ रेशियो कांस्टेंट होता है तो हमेशा जो एडी करंट लॉस होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे, और जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो डिपेंड करता है सिंगल पॉइंट ऑफ वेव के, ठीक है। ये बात एकदम रटे रहो कि ऐसा होता है, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल पर्पज से ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। क्यों होता है इसके पहले मैं अपने पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि ऐसा होता क्यों है। सो मतलब आई विल नॉट रिपीट द सेम थिंग। मतलब ये आपको याद रखना है कि जब भी बी वाई एफ रेशियो अगर कांस्टेंट देता है तो आपको ये याद रखना है कि सिर्फ ए एफ स्क्वायर ऐसे लिखोगे और पी एच लिखोगे, बी इंटू एफ के बराबर लिखोगे। लखनऊ मेट्रो पे मैंने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया था, लखनऊ मेट्रो के वन ऑफ द क्वेश्चन में ये आया था, तो उसमें लखनऊ मेट्रो में या डीएमआरसी में मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये ऐसा पूरा क्यों होता है कि बी वाई एफ से कांस्टेंट रहता है, क्यों प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो देखो फिर क्या करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए कि हिस्टैरिसीस लॉस इतना है, एडी करंट लॉस इतना है, जब स्पीड, अब देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सिंपल, आप तुमको ये नहीं करोगे n इक्वल टू 120/f, तो यहाँ से f निकाले, f वगैरह निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से f निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल n ही सिंपल रख सकते हो,
तो देखो आयरन लॉस इज गिवन एज एडी करंट लॉस प्लस हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। तो देखो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हिस्टैरिसीस लॉस दिया है और एडी करंट लॉस दिया हुआ है, ठीक है। तो एडी करंट लॉस इज इक्वल टू ए एफ होल स्क्वायर, तो यहाँ से तुम ए निकालोगे, ये क्या हो जाएगा एडी करंट अपॉन ये बेसिकली ए इज नथिंग बट द एडी करंट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये 200 अपॉन 2000 का होल स्क्वायर, 2000 क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम ऐसे ये सिंपल यहीं रख सकते हो, फ्रीक्वेंसी यहाँ से तुमको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ से ए आ जाएगा। अब इस तरीके से तुम पी एच निकालोगे, पी एच मतलब कि हिस्टैरिसीस लॉस जो कि 500 वॉट दिया हुआ है, तो 500 इक्वल टू बी इंटू एफ करोगे तो बी की वैल्यू पी एच अपॉन एफ के बराबर आ जाएगी, तो पी कितना हो जाएगा 500 अपॉन 2000, तो ये 1/4 के बराबर आ जाएगा। तो टोटल आयरन लॉस जो दिया जाता है, आयरन लॉस जो दिया जाता है वो समीशन होता है किसका, एडी करंट लॉस का और हिस्टैरिसीस लॉस का, ठीक है ना। टोटल आयरन लॉस इज गिवन एज समीशन ऑफ एडी करंट लॉस प्लस हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक। तो आयरन लॉस इज गिवन एज दिस रिलेशन। अब तुमसे पूछ किस तरह है, इस स्पीड के लिए पूछ रहा है, 1000 आरपीएम के लिए पूछ रहा है, तो इसके लिए निकालने के लिए क्या करोगे कि ये तो यही होता है जब भी बी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट होता है, तो ये यही होता है ए एफ स्क्वायर प्लस बी इंटू एच। अच्छा ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब ये बदलेगा नहीं, तो सिंपल आप ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और इंटू एफ स्क्वायर पुट करोगे, फिर यहाँ पे बी पुट करोगे 1/4, फिर यहाँ पे एफ पुट करोगे, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो 300 वॉट के बराबर रहेगा, ठीक। तो आपको बस सिंपल जो अच्छी तरीके से वो याद रखना ये है कि इसको आपको फ्रीक्वेंसी एफ यहाँ से नहीं निकालना है, आप फ्रीक्वेंसी मतलब कि ये एन मतलब उस वाले कंसेप्ट में एफ को आप एन से सिंपल रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कल को अगर रिड्यूस टू किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दे सकता है तो उसको आप एन में बदलिएगा, ना कि फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करिएगा, ठीक है ना। तो पी इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर और पी एच एडी करंट लॉस इक्वल टू ए टाइम्स एफ स्क्वायर और हिस्टैरिसीस लॉस इज इक्वल टू बी इंटू एफ, ठीक है। तो आयरन लॉस इक्वल टू ये, तो यहाँ से ए निकालो, फिर यहाँ से बी निकालो, फिर यहाँ पे पी आई इक्वल टू ये रखो, यहाँ से तुम्हारा टोटल आयरन लॉस आ जाएगा, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर, ठीक। और फिर आता है क्वेश्चन नंबर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन ये, जो कि काफ़ी ज़्यादा बार जो है पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और बाकी ऐसा कोई भी लगता हो कि कोई क्वेश्चन आप अगर आपको दोबारा एक्सप्लेन करना है, सो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व इट अगेन, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो इंडक्शन मोटर में पावर इनपुट टू 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर रनिंग एट इतना आरपीएम इज इतना, स्टेटर लॉस इतना दिया हुआ है और फ्रिक्शन और विंड लॉस इतना दिया है, इफिशियंसी पूछ रहा है। ये बहुत जो है पॉपुलर क्वेश्चन है, अभी भी गेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले 2 नंबर पूछा जाता था, अब 1 नंबर पूछा जाता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, सिंपल मैं आपको इंडक्शन मोटर कंसेप्ट बताता हूँ कि कैसे काम करता है। देखो ये होता है सबसे पहले हमारे स्टेटर, ठीक। तो स्टेटर पे तुम 3 फेज सप्लाई देते हो, 3 फेज एसी सप्लाई देते हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जब सप्लाई दोगे तो स्टेटर में कुछ बाइंडिंग होगी, तो स्टेटर में 2 लॉस होता है, एक होता है स्टेटर कोर लॉस और एक होता है कॉपर लॉस, ठीक है। ये कोर लॉस और कॉपर लॉस, कोर लॉस को जनरली हम मतलब कि कॉपर लॉस को जनरली रिलेट कर देते हैं, कोर लॉस को कंसीडर किया जाता है, या जनरली क्वेश्चन में दोनों ही दे देता है, मतलब स्टेटर लॉस दिया तो मतलब दोनों का समीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटर लॉस होता है। अब लॉस होने के बाद कुछ पावर यहाँ जाता है, तो इसको हम कहते हैं स्टेटर आउटपुट, जो कि कुछ और नहीं रोटर इनपुट है, ठीक है। अब यहाँ से जो तुम क्वेश्चन पूछा ना कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क निकालो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हमेशा भी इसी यहीं से निकालोगे, इसी वाले पावर से, ठीक है। अब देखो रोटर आउटपुट चला गया और ये रोटर पे इनपुट चला गया, तो रोटर का कुछ कहा का कॉपर लॉस होगा, रोटर जैसे यहाँ पे कॉपर लॉस है वैसे यहाँ पे कॉपर लॉस होगा, और फिर यहाँ पर फ्रिक्शन लॉस होगा, फ्रिक्शन लॉस विंडेज लॉस, और फिर यहाँ पर पी साफ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक डायग्राम आपको एकदम एकदम दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। मतलब ये सॉफ्टवेयर होता है फ्रिक्शन लॉस यहाँ पर। अगर तुमको टॉर्क पूछ रहा है, लोड का टॉर्क पूछ रहा है, तो आप यहीं से निकालोगे, ठीक। अब देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन कि पी साफ्ट पे हमारा कितना पावर आ रहा है, पी साफ्ट पे हमारा कितना पावर आ रहा है, ये कैसे निकालोगे। पी साफ्ट विल बी शुड इक्वल टू व्हाट, पी इनपुट माइनस ये जितने भी लॉसेस हो रहे हैं, स्टेटर कोर लॉस, रोटर यहाँ पे रोटर कॉपर लॉस और फ्रिक्शन और विंडेज लॉस। फ्रिक्शन विंडेज लॉस मतलब क्या हुआ कि रोटर के एंड पे अब यहाँ पे तुम्हारा कनेक्ट रहेगा जो भी लोड, अब वो लोड घूमेगा तो एयर फ्रिक्शन वगैरह भी प्रेजेंट रहेगा, तो उसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम फ्रिक्शन लॉस से, ठीक है। फ्रिक्शन या विंडेज लॉस कहते हैं दोनों को, दोनों का मतलब एक साथ ही दिया होता है जनरली, ठीक है। इसी तरीके से बाकी तो तुमको पता होगा कि रोटर कॉपर लॉस भी होगा, स्टेटर कॉपर लॉस भी होगा। तो देखो पी साफ्ट पे अगर तुमको पावर निकालना है, एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी तुम कैसे दोगे कि भाई जितना पावर हमारा साफ्ट पर आ रहा है ना अपॉन पी इनपुट 3 फेज जितना हम दे रहे हैं ना, इफिशिएंसी तो भाई एसी दोगे। अब मेन दिक्कत है कि तुमको पी साफ्ट निकालोगे कैसे, तो पी साफ्ट निकालने के लिए क्या करोगे भाई, पी इनपुट जितना तुम दिए माइनस ये पूरे लॉस, कौन कौन सा लॉस यार, स्टेटर लॉस, हाँ, रोटर कॉपर लॉस, हाँ, और विंडेज और फ्रिक्शन लॉस, ठीक है। तो इन तीनों को अगर तुम मैनेज कर दो तो तुमको क्या मिल जाएगा, पी साफ्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आमतौर पर चीजें 2 चीज दी हुई है, स्टेटर कॉपर लॉस दिया हुआ है, सॉरी स्टेटर लॉस दिया हुआ है और विंडेज लॉस दिया हुआ है। तुम्हें निकालना क्या बस है, निकालना तुम्हें रोटर कॉपर लॉस है,
तो उसके लिए ही सब कुछ होता है। देखो कैसे करोगे, इफिशियंसी तो दिया जाता है P60 पे भी गिवन है, यही लिखा हुआ है P इनपुट माइनस स्टेटर लॉस, रोटर कॉपर लॉस और फ्रिक्शन लॉस। ठीक है, तो एनएस जो होगा वो 120 F/P से यहाँ तो निकालोगे, तो यहाँ से तुम्हारा 1000 आरपीएम आ जाएगा। स्लिप रोटर कॉपर लॉस जो दिया जाता है इस फॉर्मूले से दिया जाता है, याद रखना रोटर कॉपर लॉस इक्वल्स टू एस टाइम रोटर पावर इनपुट होता है भाई, यही जो है सबसे अच्छी बात याद रखने वाली है। जो पी इनपुट है ये क्या है, पी इनपुट अगर 9 को जाती है इसको करो रोटर इनपुट, रोटर इनपुट ये अच्छे से याद रखो, याद रखना रोटर, अच्छे से मैं आपको दिखा दूं इस पे कि रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल्स टू एस टाइम रोटर पावर इनपुट। ठीक है, ये याद रखना रोटर रोटर पावर इनपुट होता है भाई यहाँ, वो स्टेटर वाला इनपुट नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो क्या देखो रोटर पावर इनपुट होता है, अब रोटर पावर इनपुट को तुमको पूछना है तो क्या करोगे भाई, इलेक्ट्रिकल इनपुट हम जो दे रहे हैं माइनस कर दोगे अगर स्टेटर लॉस, तो तुमको रोटर पावर इनपुट मिल जाएगा ना। तो वही देखो यहाँ किया गया है, पी इनपुट जो भी था माइनस स्टेटर लॉस, स्टेटर लॉस कितना दिया हुआ था 1 किलोवाट शायद दिया हुआ था, हाँ 1 किलोवाट को दिया हुआ है। इसको अगर तुम माइनस कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको रोटर कॉपर लॉस मिल जाएगा। ठीक है, तो 40 क्योंकि वो इनपुट दिया हुआ था 40, ये तो इनपुट ये दिया हुआ था 40 माइनस 1 इक्वल 39 इंटू 0.25 क्यों, क्योंकि स्लिप होता है स्लिप। ठीक है, स्लिप इज गिवन एज एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस, एनआर शायद दिया हुआ है क्वेश्चन में, एनआर ये है और एनएस आप ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये, तो रोटर कॉपर लॉस कितना आ गया 0.975 किलोवाट आ गया। तो पी शाफ्ट अगर तुम निकालोगे तो क्या करोगे, ये हो गया तुम्हारा पी इनपुट, ठीक, ये स्टेटर लॉस, ये स्टेटर कॉपर लॉस, और ये क्या है, ये फ्रिक्शन या विंडेज लॉस है। तो पी शाफ्ट हमारा ये आ जाएगा। ठीक, सब बस इफिशियंसी कैसे दिया जाएगा, P shaft upon P input, so this is the efficiency, 90% is the right answer for this question। ठीक है, आई होप किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा आपको, बस ये वाला फिगर एकदम अच्छे से आपको दिमाग में रहना चाहिए कि ये कैसे मतलब ये ब्लॉक डायग्राम जो है अगर याद रहेगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे ये एफिशिएंसी निकालना। ये ब्लॉक डायग्राम एकदम दिमाग में रखे रहिए कि कैसे निकालना है। ठीक है, कल को तुमसे पूछेगा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क निकालो, कैसे निकालोगे, तो यहाँ से निकालोगे, इसी वाले पावर से निकालोगे। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क किससे निकालोगे, रोटर पावर इनपुट से निकालोगे। ठीक, रोटर पावर इनपुट होगा किसके बराबर, स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर लॉस, दैट इज रोटर पावर इनपुट। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट यू नीड टू नो, सो आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो दिस इज इफिशिएंसी 90%। ठीक है, सो आई विल नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन के पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटेड ड्राइवन बाय कांस्टेंट प्राइम मूवर इनपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग व्हाट। तो देखो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट मैं आपको अच्छे तरीके बता रहा हूँ, अगर आप लिख ले तो अच्छा होगा कि पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर इज, पावर फैक्टर डिपेंड्स अपॉन फील्ड एक्साइटेशन। पावर फैक्टर जो होता है या फिर रिएक्टिव पावर क्यू कह लो, वो डिपेंड करता है किस पे, फील्ड एक्साइटेशन पे डिपेंड करता है। फील्ड एक्साइटेशन मतलब कि जो डीसी सप्लाई हम देते हैं इसके रोटर के वाइंडिंग रोटर पे, तो वही डिसाइड करता है तुम्हारा क्यू या फिर पावर फैक्टर। और एक्टिव पावर कैसे डिपेंड करता है, एक्टिव पावर डिपेंड करता है प्राइम मूवर इनपुट पे, जो प्राइम मूवर इनपुट आप घुमा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है तुम्हारा एक्टिव पावर पी। ठीक, और क्यू या फिर पावर फैक्टर डिपेंड करता है डीसी एक्साइटेशन जो भी जो हम दे रहे हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम होता है, तो जनरली डीसी ही दिया जाता है। तो अब सिंपल ये फील्ड एक्साइटेशन बोले तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, तो वो फील्ड एक्साइटेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, पावर फैक्टर क्यू, और ऐसे करके क्यू पूछेगा, अगर किसी में पूछा हुआ है शायद किसी ईयर में कि क्यू कैसे चेंज होता है, क्यू डिपेंड करता है फील्ड एक्साइटेशन पे, और पी कैसे डिपेंड करता है, ये करता है सिंपल प्राइम मूवर इनपुट। प्राइम मूवर इनपुट का मतलब जो भी आप घुमा रहे हैं अपना वो रोटर जो भी घुमा रहे हैं, रोटर घुमा रहे हैं तो उसी पे डिपेंड करता है, प्राइम मूवर इनपुट कहते हैं उसको, उस पर डिपेंड करता है एक्टिव पावर क्यू, और वो फील्ड पे डिपेंड करता है रिएक्टिव पावर। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये तीन चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा एक और मैं बता दूं इसमें कि एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मैं समझाना चाहता हूँ थोड़ा। जैसे कि आप इसका कर्व पढ़े होंगे तो एक कर्व आता है, मतलब इसका कर्व ही है तो वो ज़्यादा सही से समझ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे होता है फील्ड एक्साइटेशन, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड डी कर्व, ये होता है पावर फैक्टर, ये तो कर्व ही पूरा बनता है ना, ऐसा कर्व ही पूरा बनता है, मतलब अगर आपने पढ़ा हो तो ये। तो देखो मैं इसमें एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो कि काफ़ी बार पूछा गया है, ये होता है जनरेटर पावर फैक्टर लैग, और ये होता है लीड, जनरेटर लीड। ठीक है, और ये होता है मोटर लीड।
मोटर लीड। अब देखो, आमतौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब बहुत पूछा जाता है, मतलब बहुत बार पूछा गया गेट वगैरह में कि भाई हमारा जो वो था, मतलब ये यूनिटी पावर फैक्टर लाइन होती है, सॉरी, ये यूनिटी पावर फैक्टर लाइन होती है ऑलमोस्ट 1 अब देखो आमतौर पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हमारा जो जनरेटर था वो 1 पे काम कर रहा था, यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा था, ठीक है। हमने फील्ड एक्साइटेशन को कम कर दिया ना, हमारा ये जनरेटर की बात हो रही है, ठीक है, जनरेटर हमारा है वो यूपीएफ पे काम कर रहा था, यूनिटी पावर फैक्टर पे, और हमने क्या किया, फील्ड एक्साइटेशन को कम कर दिया। तो अब जनरेटर कैसे काम करेगा, जनरेटर का पावर फैक्टर क्या होगा, लीड होगा, लैग होगा, यूनिटी होगा, क्या होगा। तो यहाँ वाला कंसेप्ट यही वाला, मतलब यही से करना रहता है कोई क्वेश्चन कि भाई अगर आप यूनिटी पे काम कर रहे थे, आपने कम किया, तो उसका मतलब आप नीचे आए होंगे, इस एरिया में आए होंगे, तो इस एरिया में क्या होता है, जनरेटर लीड होता है, जनरेटर का पावर फैक्टर क्या होता है, लीड होता है। तो जनरेटर कैसे काम करेगा, लीडिंग पावर फैक्टर जैसा ऐसा इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो यहीं से करना है आपको ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। अब सिमिलर क्वेश्चन तुमसे मोटर के लिए पूछ लेगा कि भाई हम यूनिटी पावर फैक्टर पर काम कर रहे थे, अचानक से हमने क्या किया, फील्ड करंट बढ़ा दिया। अब फील्ड करंट बढ़ा दिया तो मतलब तुम यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। अगर यहाँ पहुंच गए तो मोटर हमारा जो है वो कैसे काम करेगा, लीड काम करेगा, लैग काम करेगा, कैसा काम करेगा, तो ये मोटर लीडिंग पावर फैक्टर के साथ काम करता है, ठीक है। ये करो, आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ये जनरेटर पावर फैक्टर लैग होता है और ये मोटर लीड होता है, और इसका अपोजिट यहाँ होता है, जनरेटर लीड यहाँ और मोटर लैग इधर, ठीक है। तो कल को पूछे भाई यूपीएफ पे काम कर रहा था, ठीक है, हमने फील्ड करंट को बढ़ा दिया, तो हमारा मोटर का पावर फैक्टर कैसा होगा, लीड होगा, लैग होगा, यूपीएफ कैसा होगा। तो भाई तुम अगर यहाँ काम कर रहे थे और यहाँ पे चले आए तो यहाँ पे आ गए होगे या यहाँ पे आ गए होगे, तो यहाँ पे मोटर का पावर फैक्टर कैसा होता है, लीड होता है। तो लीड, मोटर पावर फैक्टर लीड काम करेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है काफी पॉपुलर है, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी ये दो चीज आप मतलब बता ही दिया मैंने, पी डिपेंड्स अपॉन प्राइम मूवर इनपुट एंड पावर फैक्टर और रिएक्टिव पावर डिपेंड्स अपॉन फील्ड एक्साइटेशन। सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, ये एक बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है जो काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन कि इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स डी एंड एक्स यू फॉलोइंग डाटा आर गिवन, फाइंड एक्स डी एंड एक्स यू। तो ये फॉर्मूला एकदम रट लो, क्योंकि ये एक मतलब आपको गेट वगैरह में जरूर दिख जाएगा, 3-4 साल में एक बार जरूर पूछा जाता है कि एक्स डी इज इक्वल्स टू वी डी मैक्स अपॉन आई डी मिनिमम और एक्स क्यू इक्वल्स टू वी डी मिनिमम अपॉन आई डी मैक्स, ठीक है। ये एकदम एकदम याद कर लो, ठीक है। डी है तो डी मैक्सिमम यहाँ पे, क्यू है तो टी मिनिमम यहाँ पे, इस तरह से आप याद होगा तो सिंपल है, 30/6.5 इक्वल टू ये और एक्स क्यू इक्वल टू ये, ठीक है। और ये आप तो यहाँ देख ही सकते हो कि जब भी आपका आंसर है तो चेक कर लो कि एक्स डी ग्रेटर देन एक्स क्यू है कि नहीं है। ये चेक करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अगर आपको डाउट है तो ये ज़्यादा, ये हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, और दूसरा याद रखना कि एक्स डी इक्वल टू वी डी मैक्सिमम अपॉन आई डी मिनिमम, ठीक है। ये रेशियो आपको मतलब पूछा जरूर जाता है ये क्वेश्चन, मतलब मैं हर साल जो है किसी न किसी पेपर में पूछ लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। ये दोनों फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने में नहीं। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। सो अदर क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू।